नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं छोटी छोटी मशीनें और बड़े बड़े काम के बारे में। साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज की सफल महिला किसान सुरेंद्र कौर से, और अंत में बात होगी कृषि अवसंरचना कोष की। तो आइए इन तमाम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। कटाई के उपरांत काम आने वाली मशीनें जहां एक तरफ आपको आमदनी ज्यादा दिलवाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी फसल की सुरक्षा भी करती हैं। जी हां, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख विश्वविद्यालय में कटाई उपरांत कुछ ऐसी छोटी छोटी मशीनें बनाई गई हैं जिनका प्रयोग आप फसल कटाई के बाद करके अपनी फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं। किस तरह ये मशीनें काम करती हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। इस मशीन का नाम है पीकेवी मिनी दाल मिल। इसका काम दलहनी फसलों के साबुत दानों को तोड़कर उनकी दाल तैयार करना है। ये दाने का छिलका भी उतारती है और उसे बाहर भी निकाल देती है। यहाँ से इसमें साबुत दाने डालते हैं जो मशीन के अंदर जाएंगे, जहाँ एक रोलर लगा है। छिलका उतारने का काम यही रोलर करता है। रोलर के ऊपर छलनी लगी हुई है जिसमें 1 मिलीमीटर के छेद हैं। इनसे बारीक पाउडर या कचरा बाहर निकल जाता है, लेकिन दाल में अभी भी छिलके हैं। इन्हें अलग करने के लिए पंखा लगा है, यानी ये मशीन आपको बिल्कुल साफ दाल दे देगी। आजकल हरे चने की सब्जी खाने का चलन बढ़ रहा है। हरा चना प्रोटीन से भरपूर होता है और सेहत के लिए भी अच्छा है। बाजार में आपको हरा चना पौधे समेत मिलेगा। घर जाकर पहले आप होलों को पौधे से अलग करेंगे, तब कहीं जाकर सब्जी बनाएंगे। पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय ने इस काम के लिए ये मशीन तैयार की है। दिखने में साधारण है पर काम कमाल का है। इसमें एक घूमने वाला ड्रम है जिसके ऊपर खास तरह के स्पाइक टूथ लगे हैं। पहले इस ड्रम को घुमाते हैं और फिर हाथ से चने का गुच्छा पकड़कर इस तरह करते हैं। ऐसा करने से फलियां टहनियों से अलग हो जाएंगी। हालांकि कुछ टहनियां भी फलियों के साथ में आ जाएंगी, उन्हें हाथ से अलग कर देंगे। ये मशीन 1 घंटे में 20 किलो फलियों की तुड़ाई कर सकती है। इसकी कीमत है सिर्फ 15,000 रुपए। अगर किसान पूरे पौधे के बजाय सिर्फ फलियां बाजार लेकर जाएंगे तो उन्हें अच्छे भाव मिल पाएंगे। इसी तरह हमारे किसान आमतौर पर साबुत दाल बेच देते हैं। इससे उन्हें मनचाही कीमत नहीं मिल पाती। दाल बनाकर बेचेंगे तो बेहतर भाव मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो स्टार्टअप तैयार करके अपने ब्रांड से दाल बाजार में उतार सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन
बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, क्षेत्र कोई भी हो, महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में आगे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील महिला किसान जिनका नाम है सुरेंद्र कौर। इन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी काम किया है और न केवल काम करके अपना नाम कमाया है, बल्कि आज दूसरी महिला किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है। वो अपने आसपास की महिलाओं को भी प्रोत्साहित करती हैं कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि वे अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें और अपने साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर सकें। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की प्रगतिशील महिला किसान सुरेंद्र कौर से। आज के इस दौर में खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है।
अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती हैं। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है। इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
हमारी वर्तमान सरकार चाहती है कि हमारे देश का हर एक क्षेत्र आत्मनिर्भर बने और कृषि के क्षेत्र पर तो विशेष फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे किसान जितनी जल्दी आत्मनिर्भर बनेंगे उतनी ही जल्दी अपनी आमदनी में इजाफा कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार लेकर आई है कृषि अवसंरचना कोष। क्या है ये योजना और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, आइए जानें। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। अथर्ववेद में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। जिस तरह से धरती हमारा पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह से हमें भी धरती की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धरती की अगर सेहत बिगड़ी तो निश्चित तौर पर हमें काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की जो हमारी वर्तमान सरकार है वो प्राकृतिक खेती की ओर एक बार फिर से किसानों का रुझान लाने की कोशिश कर रही है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं प्राकृतिक खेती तो ये जानकारी होगी आपके लिए काफी लाभकारी। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है।
देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। और इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
पर्यावरण होगा सुरक्षित, मिट्टी में पड़ेगी जान, पैसों की भी होगी बचत। जब प्राकृतिक खेती करेंगे आप, देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, मुनाफा देती प्राकृतिक खेती, 18 मार्च शुक्रवार रात 10 बजे। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। नया दौर के इस सफर में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के पाली जिले में स्थित ग्राम पंचायत बर में और दिखाएंगे कि कैसे इस गांव ने अपनी जागरूकता और कड़ी मेहनत से देश में एक नई पहचान बना ली है। देखिए डीडी किसान पर नया दौर 21 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत, सलामी दे रहा हूं बीएसएफ के नौजवानों को। सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन वतन के नाम करते हैं। ये हमारा एक परिवार है, हाँ। जब परिवारों के साथ मिलकर के हम बैठे हैं और एक ये दोगुनी मतलब अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस होती है जिनको हम जाहिर नहीं कर सकते। खुद यारों से एक निवेदन, मत पी लेना भांग, वरना छत से गिर जाओगे, टूट जाएगी टांग, जो मेरा सारा। देखिए होली पर हमारी खास पेशकश, रंग देश का, शुक्रवार 18 मार्च दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक अपने ऊपर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।